आई एम डॉक्टर राजीव आटी। लेट्स स्टडी एएनएस। ठीक है, एएनएस में दो सिस्टम होता है। ठीक है, ये सब आप जानते ही है, बस जस्ट रिविजन के लिए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इमरजेंसी में काम आता है। ठीक है, फ्लाइट फ्लाइट फाइट है ना, जब आप लड़ते हैं, डरते हैं या फिर आप लड़ाई करते हैं, राइट, उस समय काम करता है। या फिर जब आप रेस्ट में रहते हैं, या फिर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जब आपका एक्टिव रहता है ना, जैसे हनीमून सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और ये हो गया सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या होगा, एसीएल का सिक्रीशन बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इसको हम बोल रहे हैं, राइट। इसमें पेरिस्टाल्सिस बढ़ेगा, राइट, इसमें मिक्चुरेशंस होंगे, ओके, और लाइपोजेनेसिस होगा, लिपिड का फॉर्मेशन होगा। ये होगा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में। सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होगा, जैसे एसीएल कम हो जाएगा, राइट, पेरिस्टाल्सिस थोड़ा सा कम हो जाएगा, हार्ट का एक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा रहेगा, डायलेटेड पिपिल रहेगा, डायलेटेड ब्रोंकस रहेगा, रिलैक्स मिक्चुरेशन होगा और लाइपोलाइसिस भी होगा। तो अल्टीमेटली दिमाग में रखना है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम जब एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर हम जब मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, गलती से कुत्ता एक बैठा हुआ था, उसका पूंछ पे पैर लगा दिए और हम आगे आगे, कुत्ता मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है, तो सिर्फ मेरा सिंपैथेटिक सिस्टम काम करेगा। जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम काम करेगा। वो एक तरह का इमरजेंसी होगा। ठीक है, तो हमको दूर का देखना होगा, डायलेटेड पिपिल होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, है ना, हमको फील होगा, वो हार्ट रेट फील होगा, राइट, वो पैल्पिटेशंस होने लगेंगे। ठीक है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए उसमें, ठीक है, एनर्जी चाहिए उसमें, राइट, और उसमें मिक्चुरेशन लगेगा क्या? एकदम नहीं, मिक्चुरेशन थोड़ी लगेगा। कुत्ता पीछे बैठा हुआ, रुको यार थोड़ा सा मैं वॉशरूम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं दौड़ता हूँ, रुको, ऐसा थोड़ी होता है, काट देगा तब तक, राइट। तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हो गया, राइट। तो थोड़ा सा इसमें देखते हैं हल्का सा बेसिक एनाटॉमी, राइट। कैटेकोलामीन, व्हाट इज कैटेकोलामीन? तो कैटेकोलामीन में कुछ नहीं है, वो एक तरह का कैटेकोल रिंग है, कैटेकोल रिंग। ठीक है, तो जितने भी अमाइंस में कैटेकोल रिंग है उसको हम लोग कैटेकोलामीन बोलते हैं। ठीक है, तो कैटेकोला रिंग जो है, ये एक दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा। यहाँ पे क्या है, एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, तो हमारे कैटेकोलामीन्स के एग्जांपल हो जाएंगे नॉर एड्रिनलिन, ठीक है, जिसको नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, एपिनेफ्रिन, डोपामीन, ये सब उसके एग्जांपल हो जाएंगे। सो व्हाट इज द मेन कैटेकोलामीन इन द मतलब होल बॉडी? तो अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा नॉर एड्रेनलिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, उसके बाद किडनी और जीआईटी में कौन से कैटेकोलामीन पाए जाते हैं? तो डोपामीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, नॉर एड्रेनलिन जो है वो मतलब कहाँ, मतलब एड्रेनलिन जो है वो कहाँ पाया जाएगा? एड्रिनल मेडुला में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हुआ वो एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम हुआ। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक क्या हो गया? क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। ठीक है, तो क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो जो होता है उसमें 3, 7, 9 और 10, 3, 7, 9 और 10। तो यहाँ पे क्या होगा, प्री सिनेप्टिक जो होगा और पोस्ट सिनेप्टिक होगा, दोनों क्या होगा? एसिटाइल कोलिन होगा। ठीक है, जैसे हार्ट में वो सप्लाई करने जा रहा है, ठीक है ना, बाय वेगस नर्व। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि तो सिंपैथेटिक का क्या होगा? सिंपैथेटिक का पहला तो एसिटाइल कोलिन रहेगा, सेकेंड में नॉर एपिनेफ्रिन आ जाएगा, ये सिंपैथेटिक में होगा। लेकिन एक्सेप्शन होता है आपका कि कौन सा सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं दोनों में एसिटाइल कोलिन होता है। तो ये एक्सेप्शन होता है जिसमें सिक्रीशन बढ़ जाते हैं हमारे, जब हमारा कुत्ता पीछे दौड़ते रहेगा तो हमारा स्वेटिंग क्या होगा? बढ़ जाएगा। स्वेटिंग क्या होगा? बढ़ जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अब एक सिस्टम को हम लोग एज अ पूरा वो डिफाइन करने जा रहे हैं कि मतलब किस तरह से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है या कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो एक न्यूरॉन का फोटो बनाते हैं। ठीक है, इस न्यूरॉन का फोटो में ये पूरा मतलब समरी टाइप का हो जाएगा कि ये न्यूरॉन जो है, यहाँ पे सबसे पहले आपका एसिटाइल कोलिन आया, एसिटाइल कोएंजाइम ए आया, सॉरी एसिटाइल कोएंजाइम ए आया। ठीक है, वो फिर कोलिन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एसिटाइल कोलिन, जो फिर वेसाइकल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एसिटाइल कोलिन बन गया है उसमें आके कैल्शियम आके बाइंड करेगा, कैल्शियम चैनल ओपन होगा, दिस इज द कैल्शियम चैनल, वो बाइंड करेगा और क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्या करेगा? एसिटाइल कोलिन के वेसाइकल से फ्यूज करेगा
और इतना वो भारी होता है कि उसको वो पुल करके मेम्ब्रेन तक ले आके यहाँ पे फ्यूज करा देगा। तो जब फ्यूज करा देगा तो देयर विल बी रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल्स। देखो ये एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब उसका क्या फेट है, एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल्स जो है वो या तो निकोटिनिक रिसेप्टर या फिर मस्करेनिक रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगा, ठीक है, या तो निकोटिनिक या फिर मस्करेनिक रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, ठीक है। या फिर उसका क्या फेट हो सकता है कि वो एसिटाइल स्ट्रेज एंजाइम जो है, एसिटाइल स्ट्रेज एंजाइम, वो उसको एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन करके एसिटेट और कोलिन में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो कोलिन है इट विल बी रीअपटेक करवाया जाएगा कोलिन का, ठीक है। दैट इज द रेट लिपिडिक स्टेप। यहाँ से वो इस ट्रांसपोर्टर से कोलिन रीअपटेक होके फिर से यूटिलाइज हो जाएगा और एसिटाइल कोलिन तो हमारा आते रहता है, ठीक है। तो कैल्शियम कब आएगा, कैल्शियम तभी आएगा जब कोई ट्रिगर होगा, जब कोई ट्रिगर होगा, कोई स्टिमुलस होगा, तभी कैल्शियम आएगा और एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। पैथो मैंने क्यों बोला, देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर मान लीजिए किसी भी तरह से ये फिजियोलॉजी में कहीं पे भी मान लीजिए कोई जैसे वेसामिकोल ये दवा आके एक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस ही रुक जाएगा, ठीक। मान लीजिए कि अगर हमको कैल्शियम का ट्रांसपोर्टर को ही रोकना है, कैल्शियम का ट्रांसपोर्टर को ही रोक देना है, तो हम लोग बोtulinum टॉक्सिन यूज करेंगे, बोटॉक्स, ठीक है। इट ब्लॉक्स द कैल्शियम चैनल, ठीक है। या फिर अगर हम लोग ये जो रिलीज है, ये जो सडन रिलीज हो रहा है एसिटाइल कोलिन का, उसको अगर हमको रोकना होगा तो ब्लैक विडो स्पाइडर का जो है उसका जो पॉइजन है उसको हम लोग यूज करेंगे, उसका जो टॉक्सिन है उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ हम रोक सकते हैं। या फिर अगर हमको मान लीजिए एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज जो एंजाइम है उसको इनिबिट करना है, तो हम लोग एंटी कोलिन स्ट्रेज जो है मॉलिक्यूल उसको हम लोग यूज करेंगे, जैसे कार्बामेट या फिर ऑर्गेनोफॉस्फोरस। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग जो होता है, जो मोस्ट कॉमन पॉइजनिंग जो आप अपना इमरजेंसी में देखिएगा, है ना, या ओपीडी में जो एडमिट पेशेंट रहेंगे वो आपको दिखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है, फाइन। नाउ बोtulinum टॉक्सिन जो होता है इसमें जानना इंपॉर्टेंट है, बोtulinum टॉक्सिन जो होता है इसमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये किस मतलब कहाँ से आया, ठीक है। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनी ये आया, यहाँ से आया, ठीक। सब टाइप क्या हो गया, ए, बी और एच, ठीक है। ए एंड बी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर इफेक्टिव टू ह्यूमन, ठीक है। दिस इज द मोस्ट लीथल टॉक्सिन नोन टू ह्यूमन, बट इसको क्या किया जा रहा है, इसको धड़ल्ले से यूज किया जा रहा है, बोटॉक्स, ठीक है। तो बोटॉक्स इंजेक्शन जो है BTX-A, तो इसको कहाँ यूज किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसको कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है, रिंकल्स हटाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, रिंकल्स हटाने के लिए यूज किया जाता है। ये जितने भी फिल्म स्टार्स हो गए, ठीक है, और रिच पीपल्स हो गए, रिच, राइट, तो उसको हटाने के लिए यूज करते हैं। जैसे आंख है ना, तो आंख जैसे है यहाँ पे, तो आंख के पीछे में यहाँ पे क्रोफिट बन जाता है, क्रोफिट, ठीक है, मतलब क्रो का फीट, राइट, उस तरह का, मतलब जैसे आंख के आसपास जो बन जाता है, ये रिंकल्स जो ये सब चीज़ है जिसको हटाने में भी बोटॉक्स का बहुत बड़ा रोल है। ना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाइपर हाइड्रोसिस, किसी किसी को बहुत पसीना आता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। ना इंपॉर्टेंट है सर्जरी में ट्रीटमेंट ऑफ मसल स्पास्टिसिटी, वहाँ पे यूज़ करेंगे। एक एलेसिया कार्डिया उसमें से एक प्रॉब्लम है जहाँ पे मतलब आप जनरल सर्जरी में पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं यहाँ पे, शॉर्ट नोट आता है, एकालसी कार्डिया है क्या चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हम लोग बोtulinum टॉक्सिन को यूज़ करते हैं। उसके अलावा जब हम लोग आई में देखेंगे स्क्विंट हो गया या ब्लेफेरोस्पाज्म हो गया, तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोटॉक्स का यूज़ करते हैं। इवन जो टॉर्टिकोलिस होती है, टॉर्टिकोलिस का दूसरा नाम क्या है, राई नेक, ठीक है, जब इंसान का ऐसे करके जो नॉर्मल पोस्चर है वो ऐसे करके यहाँ पे ऐसे बेंड कर जाएगा एक तरफ,
से बेंड कर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज राइनेक और टॉर्टिकोलिस। तो डिस्टोनिया, जो सर्वाइकल एरिया में जो डिस्टोनिया हो रही है, ठीक है, तो इसको हम लोग राइनेक बोलते हैं। तो इसमें भी हम लोग बोटॉक्स को यूज़ करते हैं। तो बोटॉक्स का यूज़ ये आपको वाइवा में पूछा जाता है, ठीक है। बोटॉक्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर द रिसेप्टर्स ऑफ एसिटाइल कोलिन? नाउ रिसेप्टर ऑफ एसिटाइल कोलिन आर ऑफ टू टाइप्स, निकोटिनिक एंड मस्करेनिक, ठीक है। तो मस्करेनिक आर द जीपीसीआरस एंड निकोटिनिक इज द आइनोट्रोपिक और सोडियम बेस्ड, राइट। अब यहाँ देखिएगा, निकोटिनिक जो होता है वो एनएन रिसेप्टर होता है, एनएम रिसेप्टर होता है। एम से होता है मसल, एन से होता है न्यूरॉन, ठीक है। द इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दे आर प्रेजेंट इन द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ऑफ बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ये एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। नाउ ये क्या है, एड्रिनल, जैसे एड्रिनल मेडुला में वो मतलब पाया जाता था, ठीक है। नाउ ये देखिए, यहाँ देखिए एनएन और एनएम, एनएन और एनएम में क्या होगा, एगोनिस्ट कौन सा होगा, निकोटीन एंड निकोटीन, राइट। एंटागोनिस्ट क्या रहेगा, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, और एनएम के मतलब एंटागोनिस्ट कौन सा होगा, नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट लाइक एनडीएमआर, ठीक है। नाउ गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स के एग्जांपल अंडर ग्रेजुएट लेवल में जितना इंपॉर्टेंट होता है, जो एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं, वो होता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स का नाम याद रखना, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ ड्रग्स अगर आप याद नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपको एमबीबीएस में पास करने नहीं दिया जाता है। आपको क्लासिफिकेशंस याद करने होंगे, ठीक है। तो करने का तरीका क्या होगा कि रोज सुबह उठ के सारे क्लासिफिकेशंस को एक बार पढ़ जाइए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जब आप पढ़ लीजिएगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने से लिखिए, अपने से रोज कभी कभी, चलो आज इसका क्लासिफिकेशन लिखते हैं, आज इसका क्लासिफिकेशन देखो, फिर क्या कौन सा छूट गया, कौन सा मिस हो गया, उसको फिर पढ़ लेना, ऐसे करके। तो ये एक तरीका होता है याद करने का। मैंने भी ऐसे ही याद किया था उस समय, ठीक है। अभी तो मेरे को उतना अच्छे से याद भी नहीं है, क्यों झूठ बोलूँ, बट स्टिल, ठीक है, आपको ऐसे ही याद करना होता है। अब ना इम्पॉर्टेंट क्या है, ड्रग्स का नाम, ठीक है। तो एनडीएमआर के नाम क्या हो जाएंगे, डी ट्यूबोक्लोरे, ठीक है, सिस एट्राक्यूरियम और रोक्यूरोनियम, ठीक है। और गैंग्लियोनिक ब्लॉकर से क्या नाम हो जाएंगे, ट्राइमिथाफान, मीकाइलामीन, हेक्सामिथोनियम, डी ट्यूबोक्लोरिन, ठीक है। अब देखिए एट्राक्यूरियम और सिस एट्राक्यूरियम जो है वो हॉफमैन एलिमिनेशन से बाहर आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका एलिमिनेशन कैसे होता है, राइट। नाउ विच एनडीएमआर इज ऑल्सो अ गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, ठीक है। तो आंसर है डी ट्यूबोक्लोरे, ठीक है। एनएन और एनएम दोनों के मतलब ब्लॉकर होते हैं वो, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच एनडीएमआर कॉजेज हाइपोटेंशन, आंसर भी यही होगा, डिबोक्लोरे, ठीक है। मिनिमम कौन सा करता है हाइपोटेंशन, वैक्यूरोनियम, मिनिमम कौन करता है, वैक्यूरोनियम। कार्डियक सर्जरी में क्या हो जाएगा, ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगा, इज द वैक्यूरोनियम एज इट इज अ स्टेबल एनडीएमआर, ठीक है ना। इफेक्ट्स अगर हम पूछेंगे तो क्या रहेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में एट्रोपिन लाइक इफेक्ट्स शो करेगा, ठीक है। और सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या करेगा, पोस्चुरल हाइपोटेंशन करेगा, ठीक है। इट इज नॉट अ एट्रोपिन लाइक इफेक्ट, राइट। नाउ पोस्चुरल हाइपोटेंशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्चुरल हाइपोटेंशन, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, कौन कौन से ड्रग पोस्चुरल हाइपोटेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये सब जानना है। नाउ ड्रग्स यूज इन आर्टेरियल सर्जरी, आर्टेरियल सर्जरी में कौन कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं, तो इसका निमोनिक है ईट, EAT, एस्मोलोल, एडिनोसिन, ट्रायम्फिफेन। अब कहीं पे भी मान लीजिए आपको 3 तरह के ड्रग्स मिलते हैं या 3 तरह का क्लासिफिकेशन में नाम मिलता है, वहाँ से एक MCQ का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि चौथा को डाल के पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन आर्टेरियल सर्जरी। तो क्वेश्चन को बनाना सीखो, जब भी कहीं पे पढ़ोगे कोई चीज़ तो वहाँ पे अगर मान लो 3 चीज़ लिखा हुआ है तो चौथा वहाँ पे डाल के वहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से MCQ फॉर्म होता है, राइट। तो कंट्रोल वेसोडाइलेशन और हाइपोटेंशन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं आर्टेरियल सर्जरी में, ठीक है, फाइन। तो मस्करेनिक रिसेप्टर्स जो हो गए वो M1, M2, M3, M4, M5, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है कि CNS में इस तरह से वो कंसंट्रेशन बढ़ता है जब हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं, राइट। नाउ एसिटाइलकोलिन जितना ज़्यादा बढ़ेगा मेमोरी भी उतना ही एनहांस होगा,
तो इसीलिए हम लोग अल्जाइमर्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि अल्जाइमर्स में एसिटाइलकोलिन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन क्या करता है, वो डोपामिन के साथ इंटरेक्ट करता है, डोपामिन को कम करता है, इसीलिए उसको हम लोग पार्किंसन डिजीज में भी यूज़ करते हैं। तो अल्जाइमर और पार्किंसन हम लोग जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में और डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, पेरिफेरल में क्या करता है कि स्टमक में एचसीएल को बढ़ाता है, हार्ट में एसए नोड और एबी नोड को इनिबिट करता है। ठीक है, ग्लैंड्स में स्वेटिंग बढ़ाता है, लैक्रामेशन बढ़ाता है, सलाइवेशन बढ़ाता है। ठीक है, एंडोथेलियल सेल्स में नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन बढ़ा देगा, जिससे वेसोडाइलेशन होगा। ठीक है, स्मूथ मसल को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड वेसल को क्या करेगा, कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराएगा, ब्लैडर में कंस्ट्रिक्शन करा के मिक्चुरेशन करवा देगा। ठीक है, इंटेस्टाइन में क्या करेगा, डायरिया करा देगा बाय इंक्रीजिंग इन द पेरिस्टालसिस। ठीक है, आइरिस में क्या करेगा, मियोसिस। ठीक है, मियोसिस ये टर्म इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर मसल पे एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ये M3 रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर मसल में स्फिंक्टर प्यूपिली में काम करके। ठीक है, मतलब ये जो सर्कुलर मसल्स है यहाँ पे काम करेगा आपका पारासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक है, तो यहीं पे पढ़ लेते हैं कि सिंपैथेटिक सिस्टम कहाँ काम करेगा, रेडियल मसल्स में। ये जो रेडियल मसल्स है, ये जो रेडियल मसल्स है, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है आपका अल्फा 1A। ठीक है, तो ये सिंपैथेटिक डायलेटर प्यूपिली हो गया, ये डायलेटर प्यूपिल हो गया। तो ये बेसिक कंसेप्ट है आपका ऑप्थेल्मोलॉजी का। ऑप्थेल में अगर मतलब ये वाइवा में आप नहीं बताए, ठीक है, या इवन एनाटॉमी में पूछा जाता है, फार्मा में पूछा जाता है, राइट, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, दीज आर द बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, तो अब M1 M3 M5 जो ऑड नंबर पे है, देखिए वो GQ हो गया, और M2 M4 जो हो गया वो GI हो गया। ठीक है, नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एसिटाइलकोलिन जो होता है, इसको जैसे स्टिमुलेट किया तो साइक्लिक AMP का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उससे क्या हो गया, पोटेशियम विल बी मूविंग आउट, है ना, क्योंकि पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं, और वहाँ से क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन, जिससे एसए नोड क्या होता है, इनिबिट होता है। ठीक है, नाउ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आपका ये M1 M2 M3। तो M1 M2 M3 जो होता है उसका एक एगोनिस्ट का नाम बताइए। तो M1 में कोई एगोनिस्ट उस तरह से नहीं है, एंटागोनिस्ट है पिरेंजिपिन और टेलेंजिपिन, पिरेंजिपिन और टेलेंजिपिन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको एग्जांपल्स पूछे जाते हैं वाइवा में, MCQs में आते हैं। M2 एगोनिस्ट का नाम बताइए, मीथाकोलिन, मीथाकोलिन, एंटागोनिस्ट कुछ नहीं है, मीथाकोलिन उसका एगोनिस्ट है। M3 जो है बीथानिकॉल पाइलोकार्पिन, ये है आपका M3 एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या है, डैरिफिनासिन सोलिफिनासिन, डैरिफिनासिन और सोलाफिनासिन। बीथानिकॉल ब्लैडर में आप पढ़िएगा, फिर पाइलोकार्पिन आई में पढ़िएगा। इसको ऑक्यूसर्ट के रूप में यूज किया जाता है। व्हाट इज ऑक्यूसर्ट, दीज आर ऑक्यूलर इंसर्ट्स, उसको बस वहां पे रख दिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़िएगा बाद में, है ना। डैरिफेनासिन और सोरिफेनासिन को ब्लैडर में आप जब पढ़िएगा तब डिटेल में पढ़ना है आपको। ठीक है, नाउ तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो, मैं सेकेंड वीडियो में इसको फिर कंटिन्यू करूंगा।